आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि ह्यूमन के विकार, ह्यूमन में जो आनुवंशिक विकार उत्पन्न होते हैं उस आनुवंशिक विकार को चल रहे हैं। यहाँ पर ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब मनुष्य के आनुवंशिक विकार। मनुष्य के आनुवंशिक विकार मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये विकार दो तरह के होते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें जो 23 पेयर्स जो होते हैं, 23 पेयर्स जो होता है लास्ट वाला, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो 22 तक होता है उसको हम कहते हैं कि वो ऑटोसोम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम मतलब ऑटोसोम में जब जीन का म्यूटेशन होता है, जीन में उत्परिवर्तन होता है, जिस उसकी वजह से जो डिसऑर्डर लिविंग थिंग्स में काज होते हैं, उसको हम मुख्य दो तरह से दो भागों में बांट सकते हैं। एक डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। यहाँ पर जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जब जीन में म्यूटेशन होता है, जीन में उत्परिवर्तन होता है, तब उसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं उसको हम जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम के अंतर्गत उसको रखेंगे। हम पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर को देखते हैं। जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम ये दो तरह का होता है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट जीन की वजह से और रिसेसिव जीन की वजह से जो डिसऑर्डर लिविंग थिंग्स में उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा जो डिजीज काज होती है, उसको क्रमशः हम इसके द्वारा देख सकते हैं कि डोमिनेंट जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम, डोमिनेंट में फर्स्ट डिजीज जो है हंटिंगटन कोरिया, दूसरी डिजीज है अल्जाइमर्स डिजीज, इसकी तीसरी डिजीज है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, तीसरी यहाँ पर डिजीज है न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, और यहाँ पर ये है एकन्ड्रोप्लासिया, मार्फन सिंड्रोम, एनीरिडिया, मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। अब रिसेसिव डिसऑर्डर में हम देखते हैं जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम। रिसेसिव जीन में हम देखते हैं इसकी पहली डिजीज जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरी है अल्फा कीटोन्यूरिया, तीसरी है एल्बिनिज्म, चौथी है सिकल सेल एनीमिया और पांचवी है थैलेसीमिया। ये तीन तरह की होती है। थैलेसीमिया जो होती है तीन तरह की होती है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और डेल्टा थैलेसीमिया। अगली जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे-सेट डिजीज और गाउचर्स डिजीज। इस तरह से जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम में दो स्टेजेस के द्वारा हमने डोमिनेंट जीन के अकॉर्डिंग हमने डिजीज को देखा और रिसेसिव जीन की वजह से इस डिजीज को हमने इस तरह से देखा। अब जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन उपस्थित होते हैं, उनमें जब म्यूटेशन होता है, उनमें जब उत्परिवर्तन होता है, उसके द्वारा जब लिविंग थिंग्स में डिजीज काज होती है, तो इस तरह की डिजीज काज होती है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और
नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। मेंडेलियन के केस में हम देखते हैं कि 3 तरह के डिजीज काज हुए, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। इस तरह हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर पर देखा कि जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम और जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम में किस तरह से यह डिजीज काज होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जब लिविंग थिंग्स के क्रोमोसोम के संख्या में, नंबर में जब चेंजिंग होती है, या तो नंबर्स बढ़ जाते हैं या तो नंबर घट जाते हैं, उसकी वजह से लिविंग थिंग्स में डिसऑर्डर आ जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से कौन कौन से डिजीज यहाँ काज होते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब ऑटोसोम के नंबर में जब ऑटोसोम कम होते हैं तब भी वो विकार उत्पन्न होते हैं, और जब घट जाते हैं तब भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑटोसोमल डिसऑर्डर में यहाँ सिंड्रोम जो काज हो जाते हैं लिविंग थिंग्स में, डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउस सिंड्रोम, क्राई ड्यूचैट सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम भी उसको हम कहते हैं। जब लिविंग थिंग्स के सेक्स क्रोमोसोम में डिसऑर्डर आता है, सेक्स क्रोमोसोम का मतलब है 23rd पेयर में जब एबनॉर्मलिटी आती है, या तो नंबर बढ़ता है या तो नंबर घटता है, एक्स का नंबर बढ़ा या तो वाई का नंबर बढ़ा या घटा, उस केस में जो सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आती है उसकी वजह से लिविंग थिंग्स में डिजीज काज होती है। उसको हम कैसे देखते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। यहाँ टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल, इसको हम पॉलीएक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम उसमें जो होते हैं इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सुपर मेल्स में भी क्रोमोसोम वाई जो हो जाता है उसके नंबर्स जो होते हैं इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब उसको हम पॉली बाई सिंड्रोम भी हम उसको कहते हैं। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में मतलब ह्यूमन का मतलब एक मनुष्य के आनुवांशिक विकार को हम मुख्य रूप से मेंडेलियन डिसऑर्डर या मेंडेलियन विकार और क्रोमोसोमल विकार के आधार पर हमने देखा कि इतनी तरह की डिजीज जो होती है एक ह्यूमन बीइंग्स में काज करती है, जिसकी स्टडी हम अगले स्लाइड में आपको एक एक करके एक डिजीज, डोमिनेंट, रिसेसिव, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम की हम आगे स्टडी करके बताते हैं। हम यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर के जीन म्यूटेशन के ऑटोसोमल डिसऑर्डर के पहले एग्जांपल्स को हम यहाँ पर ले रहे हैं। हंटिंगटन्स कोरिया डिजीज को यहाँ पर हम देखते हैं। जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोम डोमिनेंट, the defective gene is dominant autosome located on a chromosome number 4। ये डिफेक्टिव जीन जो होता है डोमिनेंट ऑटोसोम के क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर ये लोकेटेड होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज काज होती है। देयर इज ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल रिजल्टिंग इन अनकंट्रोलेबल शेकिंग एंड डांस लाइक मूवमेंट। इसमें धीरे धीरे बॉडी का कंट्रोलिंग जो पावर होती है वो कम होने लगती है, जिसके द्वारा बॉडी जो होता है ये हिलने लगता है और ये डांस लाइक उसमें मूवमेंट होने लगता है, और वो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पाती है। द ब्रेन श्रिंक्स फॉलोड बाय स्लरिंग ऑफ वॉइस, लॉस ऑफ मेमोरी एंड हेलुसिनेशन। जो ब्रेन होता है वो श्रिंक करने लगता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है, और आवाज जो होती है लड़खड़ाने लगती है। मेमोरी जो होती है धीरे धीरे हमारी खत्म होने लगती है, और बॉडी में वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगता है। यह सीटी स्कैन के दौरान जब हम इसको देखते हैं
तो इनलार्जमेंट ऑफ फ्रंटल हॉर्न्स ऑफ लेटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, वो फ्रंटल हॉर्न्स जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है, उसकी साइज जो होती है बढ़ जाती है, जिसको हम इस फिगर के द्वारा, इसमें ब्रेन के इस फिगर के द्वारा इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन के लेटरल वेंट्रल ये फ्रंटल इनलार्जमेंट है उसमें किस तरह से हो रहा है, इस फिगर के द्वारा हम इसमें इसको समझ सकते हैं। अब हम दूसरी डिजीज अल्जाइमर डिजीज को यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्जाइमर डिजीज कैसे काज करता है। दिस डिजीज ड्यू टू एजिंग एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफेक्टिव ऑटोसोमल एलील, वन ऑफ द क्रोमोसोम 21 एंड अदर क्रोमोसोम नंबर 19। यहाँ पर जो अल्जाइमर डिजीज होती है तो एज बढ़ने के साथ ये डिजीज काज करती है, अथवा ये जो होता है कि दो डिफेक्टिव डोमिनेंट ऑटोसोमल एलील्स की वजह से होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 21 और 19 के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये अल्जाइमर डिजीज बॉडी में काज हो जाती है। इट इज कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ amyloid protein flakes in a brain resulting in degeneration of neurons। ये जो डिजीज होती है तो ये एमोलॉइड प्रोटीन के ब्रेन में जमने की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटीज इम्पेयर्ड। इसमें जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी होती है, कहने का मतलब सेंसिटिव की पावर हमारी खत्म होने लगती है, सेंसिटिविटी जो होती है धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेमेंशिया। इस डिजीज का कैरेक्टर ये है कि हमारी याददाश्त खोने लगती है, इसी को हम कहते हैं मेंटल डिटेरियोरेशन लीडिंग ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी। हमारी मेमोरी पूर्णतः जो होती है खत्म हो जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये डिजीज जो होती है ये जीन म्यूटेशन जो डोमिनेंट ऑटोसोम 19 और 21 होता है, जीन के उत्परिवर्तन के वजह से ये डिजीज काज होती है। अब हम यहाँ तीसरी डिजीज ले रहे हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया को। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जिस पर्सन में काज होती है उस पर्सन में ये लीवर फैट रिसेप्टर सेल्स नहीं होती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये पर्सन विथ ए डिजीज काजिंग एलील lacks receptor on liver cells that take up the low density lipoprotein from blood stream। जिस पर्सन में यह डिजीज काज होती है उसके लीवर में फैट रिसेप्टर सेल्स जो होती है अनुपस्थित होती है, जिसकी वजह से उसमें फैट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और वो फैट जो होता है ब्लड में ही उसकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, और ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये फैट होता है तो उसकी मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है। इसमें दो केसेस हैं। दोज विथ टू म्यूटेंट एलील्स डाई एज चिल्ड्रन ऑफ हार्ट अटैक। जब दो म्यूटेंट एलील्स उस पर्सन में आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं, उस केस में हार्ट अटैक की कंडीशन बच्चों में आ जाती है। ये दूसरी कंडीशन है जब एक दोज विथ वन म्यूटेंट एलील्स में सफर हार्ट अटैक इन यंग चाइल्डहुड। जब एक म्यूटेंट एलील उस पर्सन में आता है जिसमें यह डिजीज काज होती है तो वो व्यक्ति हार्ट अटैक से सफर करने लगता है। और जो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, फैट होता है, इसकी मात्रा जो होती है आर्टरी और वेन में ज्यादा अमाउंट में ये डिपॉजिट होने लगता है।
किस केस में? कि जब दो म्यूटेंट एलील्स आ जाते हैं तब उस केस में ये लीवर में रिसेप्टर सेल जो होता है वो फैट को कम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है और उसकी मात्रा जो होती है, उसका अमाउंट जो होता है, लीवर सेल फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो ब्लड में उसकी मात्रा जो होती है, फैट की मात्रा ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में हार्ट अटैक हो जाता है। जब एक म्यूटेंट जीन आता है तब उस केस में ये यंग चाइल्डहुड जो होता है उसमें हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है, वो हार्ट अटैक से सफर करता रहता है। और ये इसकी जब ज्यादा मात्रा होती है तो इसके लक्षण है कि डिपोजिशन ऑफ फैट्स ओवर नी एंड एल्बो रीजन। जब इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो घुटने और यहाँ पर एल्बो में, इस रीजन में यहाँ ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा ये और जगह में ही इसका कलेक्शन हो जाता है, और जब इसका कलेक्शन हो जाता है तो फैट के एब्जॉर्प्शन पावर जो होता है घट जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब हम चौथी डिजीज न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस को लेते हैं। ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस ये डिजीज क्या होती है इसको हम जानते हैं। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉज ट्यूमर्स टू फॉर्म ऑन नर्व टिश्यू। ये जो होती है अनुवांशिक एक तरह का विकार है जो नर्व टिश्यू में एक ट्यूमर बनाती है, कह सकते हैं। These tumors can develop anywhere in nervous system including brain, spinal cord and nerves। ये ट्यूमर जो होता है कहीं भी ये डेवलप हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है और नर्व्स में भी हो सकता है। The tumors are usually non-cancerous, benign। ये मतलब ट्यूमर जो होता है ये नॉन कैंसरस होता है, मतलब ये फैलता नहीं है। बट समटाइम्स कैन बी कैंसरस मैलिग्नेंट। मतलब कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसे केसों में ये फैल भी सकता है। इसके जो सिम्टम्स हैं इस केस में जिस नर्व्स में ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें हेयरिंग लॉस हो जाती है, सुनने की जो क्षमता होती है हमारी बिल्कुल कम हो जाती है। लर्निंग इम्पेयरमेंट, मतलब सीखने की क्षमता वो भी पूर्णतः खत्म होने लगती है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, या उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम हमारी बढ़ने लगती हैं। लॉस ऑफ विजन, दिखना भी जो होता है कम होना चालू हो जाता है। और सीवियर पेन होता है, कहने का मतलब अत्यधिक दर्द जो हमारी क्षमता के से ज्यादा दर्द, पेन बढ़ जाता है। इस तरह से इसके न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के लक्षण हैं जिसको हम इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम पांचवें डिजीज यहाँ एकॉन्ड्रोप्लेसिया को लेते हैं। ये देखते हैं क्या है। ये एक तरह की डिजीज है। इट इज ए फॉर्म ऑफ शॉर्ट लिम्ड डॉर्फिज्म, इसको हम कर सकते हैं। कहने का मतलब बॉडी के कोई भी जो ऑर्गन्स है वो छोटे रह जाते हैं, पूर्णतः वो विकसित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कहते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ शॉर्ट लिम्ड डॉर्फिज्म, इसको हम कह सकते हैं। The word achondroplasia means without formation of cartilage। ये वर्ड जो होता है achondroplasia का मतलब होता है कि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज का फॉर्मेशन ना हो, कार्टिलेज का इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है। इन achondroplasia the problem is not formation of cartilage। ये प्रॉब्लम नहीं है कि कार्टिलेज का फॉर्मेशन नहीं है,
बट इन कन्वर्टिंग इट टू बोन, प्रॉब्लम ये है कि ये कार्टिलेज जो है बोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो लिम्स होते हैं, आर्म्स जो होते हैं वो छोटे रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसको शॉर्ट लिम्ब डॉर्फिज में हम इसको बोलते हैं। ये प्रोसेस नहीं हो पाती है, प्रोसेस कॉल्ड ओसिफिकेशन, पर्टिकुलर इन लॉन्ग बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, मतलब पर्टिकुलर जो होता है ये आर्म्स और लेग्स में ही देखा जाता है। कार्टिलेज ओसिफिकेशन बोन, इसका ये मतलब होता है कि कार्टिलेज जो होता है ओसिफिकेशन से बोन का फॉर्मेशन होता है, बट इन केस कार्टिलेज जो डेवलप होता है वो बोन में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये शॉर्ट लिम्ब डॉर्फिज में काज होती है। अब हम यहाँ पर ये मार्फन सिंड्रोम को लेते हैं, देखते हैं। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक की अनुवांशिक विकार है एक तरह का ये। इट इन्वॉल्व्स म्यूटेशन ऑफ जीन, it involves mutation of the gene that makes fibrillin which result in abnormal connective tissue, मतलब यह है कि म्यूटेशन उस जीन में होता है जो फाइब्रिलिन का फॉर्मेशन करता है, फाइब्रिलिन के फॉर्मेशन के दौरान एबनॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से यह मार्फन सिंड्रोम काज हो जाता है। Patient tend to be long, tall and thin with long arms, legs, fingers and toes. पेशेंट जो होता है काफी लंबा होता है, उसके हाथ, पांव, आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स, अंगूठे जो होते हैं काफी लंबे होते हैं। They also have typically flexible joints. ये हर जगह से, हर जॉइंट से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मुड़ जाते हैं, मूवमेंट इसमें ज्यादा होता है। नेक्स्ट जो है, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व्स द हार्ट एंड एओर्टा विद द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। कहने का मतलब ये है जो हार्ट में जो मिट्रल वाल्व होती है वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसमें रिस्क आ जाता है, क्योंकि ये मिट्रल वाल्व जो होती है फ्लेक्सिबल होने की वजह से नीचे आ जाती है, जिसमें यह रिस्क हो सकता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होगी, जिससे अन्य कोई प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकती है। तो सिर्फ कहने का ये मतलब है कि ये जो मार्फन सिंड्रोम होता है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में एक तरह का डिसऑर्डर है, एक तरह का विकार है, जिसकी वजह से अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लचीलापन आ जाता है, जिससे हमारी बॉडी ज्यादा लचीली हो जाती है। और ये लचीलापन उस जीन में म्यूटेशन होता है जिसमें फाइब्रिलिन का फॉर्मेशन होता है। इस फाइब्रिलिन के फॉर्मेशन की वजह से, निर्माण की वजह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, हमारे संयोजी ऊतक में एबनॉर्मलिटीज आती है, जिससे हमारे शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको हम मार्फन सिंड्रोम के नाम से इसको, इस डिजीज को जानते हैं। अब अगली डिजीज हम एनीरिडिया को लेते हैं। एनीरिडिया क्या है? इट इज एन आई डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ कलर्ड पार्ट ऑफ आई। हमारे आंख का जो कलर्ड वाला पार्ट होता है जिसको हम आयरिस बोलते हैं, वो आयरिस पार्शियल अथवा कंप्लीटली जो होता है एब्सेंस होता है, जिसको हम एनीरिडिया के नाम से जानते हैं कि इन्हें रेडिया डिजीज हो गई। These iris abnormalities cause people to be abnormal. यह people को abnormal कर देता है। It can cause reduction in sharpness of vision and increase sensitivity to light. ये जो होता है विजन के शार्पनेस को का रिडक्शन कर देता है एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, लाइट
कि जो कम मात्रा भी रहती है तब यह लगता है कि लाइट की मात्रा ज्यादा दिखती है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, ये लाइट की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिसको हम फोटोफोबिया भी कहते हैं। और ये शार्पनेस ऑफ विजन को हम विजन इक्विटी भी इसको हम बोलते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एनीरिडिया में आइरिस या तो पार्शियल या कंप्लीटली वो अब्सेंस होता है, और इस अब्सेंस की वजह से हमारा पीपल जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और एबनॉर्मल होने की वजह से ये विजन का शार्पनेस में रिडक्शन हो जाता है, और ये इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, और लाइट की सेंसिटिविटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। अब हम अगली डिजीज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के देखते हैं कि ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है। इट इज लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट मसल फंक्शन। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक तरह का जो लॉन्ग टर्म के रूप में के डिजीज के रूप में जानते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज मसल irritability and contractibility with decreasing relaxation that lead to entropy of muscles। इसका एक करेक्टर ये होता है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन तो हो जाता है, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए प्रॉब्लम आती है और रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, जिस डिजीज को हम मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। स्पेशली ये अपने नेक और फेस में देखा जा सकता है कि नेक और फेस की जो मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, लेकिन रिलैक्सेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके सिम्टम्स हैं ब्रीदिंग एंड स्वेलोविंग, मसल वीकनेस, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, मतलब सांस लेना, निगलना, और मसल वीकनेस, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, कार्डियक मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से, और सांस लेना, निगलना, मसल में वीकनेस दिखाई देता है। इस तरह से इसके मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के कैरेक्टर्स हैं जो इसमें देखे जा सकते हैं।